Yes, Nimisha, am I audible? Yes, sir. ठीक है. Okay, Nimisha, let others join. Then we'll start. तो निमिषा, आपने कुछ स्टार्ट किया है फिजिक्स में या बिल्कुल ब्लैंक? यस निमिषा, आई एम आस्किंग टू यू, आपने कुछ स्टार्ट किया फिजिक्स में? नहीं किया सर. हाँ जी, सर नहीं किया स्टार्ट. कुछ भी नहीं करा. पलक, आप पलक, सॉरी नॉट पलक, इट्स पलक. हाँ पलक, आपने स्टार्ट किया बेटा कुछ भी? पलक, हाँ फिजिक्स में आपने कुछ भी स्टार्ट करा है अब तक? नो सर. ब्लैंक. ओके ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बिल्कुल शुरू से. कि सबसे पहले स्टार्ट बताएंगे आपको कि सिलेबस क्या है. 12th क्लास में हमें पढ़ना कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर का वेटेज कितना है. अगर ये हमें पता होगा तो बहुत आसानी होगी हमें पूरे सिलेबस को कवर करने में. वेटेज के अकॉर्डिंग हम फोकस करेंगे चैप्टर्स को. ठीक है, देखिए क्लास 12th का जो सिलेबस है मेनली ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है. ठीक, the first section of class 12 physics is electromagnetism. Electromagnetism. The second section of class 12th physics is
optics. The third section is modern physics. And the fourth one is semiconductor devices and circuits. Semiconductor devices and circuits. ठीक है, तो टोटल 4 मेजर सेक्शंस हैं क्लास 12 फिजिक्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस एंड सर्किट्स। इसका ये मतलब नहीं कि 4 चैप्टर्स हैं, 4 सेक्शंस हैं। ठीक, पहला सेक्शन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसके 2 सब ब्रांचेस हैं। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, second branch is electrodynamics. ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एंड द सेकंड चैप्टर is electrostatic potential, electrostatic potential and capacitance। ठीक, इस सेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली वी हैव टू डील अबाउट द चार्जेस। The charges can be at rest, the charges can be in motion. If the charge is at rest, the branch of physics that deals with the charges at rest, that is called as electrostatics. So in this section we will discuss about charges at rest, यानी कि चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये कंप्लीट चार्जेस एट रेस्ट को डिस्कस करेगा। स्टैटिक चार्ज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या गॉस थ्योरम होगा या कूलम्स लॉ होगा, ये सभी के सभी स्टैटिक चार्ज पे बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं या लॉज हैं। ठीक, सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी स्टैटिक चार्जेस को ही डील करता है। तो ये दोनों चैप्टर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, दैट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कई सारे चैप्टर्स हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, chapter number 2 in electrodynamics is moving charges and magnetism। ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 3 in electrodynamics is magnetism and matter। chapter number 4 is AC। chapter number 5 is EMI। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एसी एंड EMI। आपको इन चैप्टर्स के नाम देख के समझ आता होगा कि ये तो सब क्लास 10th में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और वहां भी ऑल्टरनेटिंग करंट AC और DC पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI पढ़ा था। वही सारे चैप्टर्स यहाँ भी हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है, और AC भी है, और EMI भी है। वहां पे अलग अलग टॉपिक्स थे, यहाँ पे ये चैप्टर्स बन गए, यानी कि थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा हो गया, बढ़ गया। इज दिस क्लियर? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर्स मिलेंगे आपको। ऑप्टिक्स बोले तो स्टडी ऑफ लाइट, इसमें 2 चैप्टर्स मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा इसमें वेव ऑप्टिक्स। हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, आपने पढ़ा होगा कि दैट स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स एंड लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट बिहेव्स एज अ रे एंड लाइट आल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव। तो लाइट एक पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है, एक वेव के जैसा भी बिहेव करता है। वहां पे डुअल नेचर जस्ट एक लाइन थी,
जो आपने पढ़ लिया और कुछ फिनोमिनन्स पढ़ लिए। यहाँ पे डुअल नेचर सिर्फ एक लाइन नहीं, यहाँ पे एक चैप्टर बन जाएंगे डुअल नेचर की वजह से। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी हम लाइट के सारे फिनोमिनन्स डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ऑल दैट। और रे ऑप्टिक्स में भी लाइट के फिनोमिनन्स डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग एंड ऑल दैट। ठीक। नेक्स्ट सेक्शन इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में भी 3-4 चैप्टर्स है। द फर्स्ट चैप्टर इन मॉडर्न फिजिक्स इज EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड चैप्टर इन मॉडर्न फिजिक्स इज dual nature of matter and radiation, of matter and radiation. Third chapter in modern physics is atom, and chapter number 4 is nuclei. ठीक। And last but not the least is semiconductor devices and circuits. अब हमें ये देखना है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। देखो, सबसे पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये पूरा का पूरा 9 मार्क्स का वेटेज रखता है। एग्जाम में 9 नंबर के सवाल होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस मिलाकर 9 नंबर। ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर हम आते हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी से 7 नंबर के सवाल आते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दोनों चैप्टर मिला के 6 नंबर का सवाल बनाता है। EMI एंड AC, ये दोनों चैप्टर मिला के 11 नंबर का सवाल बनाता है आपके बोर्ड में। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक। EM वेव से 4 नंबर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियर, ये सभी के सभी 4-4 नंबर के आते हैं। 4-4 नंबर का वेटेज है इन सबका। सेमी कंडक्टर डिवाइस एंड सर्किट्स 7 नंबर। तो ये हो गया पूरा 80 नंबर। 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका। 80 मार्क्स में 9 मार्क्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 7, 6, 13 और 11, 24 मार्क्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एंड ऑप्टिक्स में 14, मॉडर्न फिजिक्स में 16 एंड सेमीकंडक्टर में 7। दिस इज कंप्लीट योर 80 मार्क्स वेटेज। सिलेबस में कोई डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो बताओ। ये आपका पूरा क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस है। ओके, पलक? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आप लोगों का क्लास 11th कैसा हुआ था पहले आप बताओ, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। बोलिए निमिषा। फ्रैंकली कोई बात नहीं, अगर अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा, कोई बात नहीं। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर लेकर चलूंगा। अगर थोड़ा सा कुछ चीजें आपकी वहां पे क्लियर नहीं हुई होंगी तो उन चीजों को भी हम पढ़ा देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो, जो 11th क्लास का मैकेनिक्स था, यानी कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे, खासतौर पे बुक वन, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, वेक्टर, कैलकुलस, इसके अलावा फिर आपको डायनामिक्स में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, ये सारे चैप्टर जो है ना, ये इनका कोई कंटेंट तो नहीं होगा बट इनका एप्लीकेशन है। फोर्स क्या है आपने क्लास 11th में पढ़ा, और फोर्स का यूज है क्लास 12th के अंदर। इसमें भी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ, तो वहां पे फोर्स ही आएगा, फोर्स का नेचर ही आएगा, फोर्स का बिहेवियर ही आएगा। तो वो चीजें जो 11th की थी वो एग्जैक्टली हूबहू रिपीट नहीं होंगी, बट उसका कुछ एप्लीकेशन है क्लास 12th में। तो अगर जहां पे मुझे लगेगा कि ये चीज आपको बतानी चाहिए तो मैं बता दूंगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपका 11th कैसा हुआ था, क्या था, बताओ फ्रैंकली। 11 तो बहुत ही बेकार रहा। बहुत ही बेकार रहा था। मार्क्स एग्जाम हुआ था नहीं हुआ था? एग्जाम्स नहीं हुआ मेरे ख्याल में। नहीं हुआ था। हुआ था। कितने मार्क्स आए थे बेटा निमिषा? मार्क्स नहीं पता थे। तुम मुझे चैट पे लिख सकती हो मार्क्स कितने आए थे, कोई बात नहीं। नहीं सर, मुझे मार्क्स पता ही नहीं है। अच्छा, पता ही नहीं है। पलक आप बताइए बेटा, पलक अरोरा। सर मेरा भी कुछ खास नहीं था, मतलब ठीक, बस पास हो गई। अच्छा, बस
हाँ, सब ट्यूशंस भी नहीं लिए थे, यूट्यूब से जितना पढ़ा बस कराए थे लास्ट में। अच्छा, तो आपने ट्यूशन भी नहीं लिए थे, जो भी करा था यूट्यूब से करा था, मतलब कोई खास नहीं ना। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th में जब हम स्टार्ट करेंगे आपको, अभी ये चैप्टर नंबर 1, तो इसमें स्टार्टिंग में ही चैप्टर 1 में ही यूज हो जाएगा आपको वेक्टर। ठीक है, तो अगर वेक्टर आपका क्लियर नहीं होगा तो वेक्टर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। चैप्टर के सर थोड़ा ही थोड़ा पढ़ा। चैप्टर के एंड में जैसे ही पहुंचेंगे गॉस थ्योरम पे पहुंचेंगे, गॉस थ्योरम के लिए मुझे कैलकुलस पढ़ाना पड़ेगा, dx by dt याद है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो वो अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कितना आपका क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्योंकि जो हमारे और भी बैच के दूसरे बच्चे जो हैं, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, तो सबके अकॉर्डिंग मैं लेकर चलता हूँ, ताकि ये है कि कुछ चीज जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 बच्चे हैं तो उसमें वेक्टर 2 को क्लियर है, 8 को नहीं है, तो फिर मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा ताकि वो 8 का भी फिर बैलेंस हो जाए, राइट। तो इसलिए मैं पूछ रहा था, बस कोई बात नहीं। मुझे कुछ अंदाजा हो गया कि मुझे कितना करवाना है आपको। चलो, तो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर दैट इज ये बेटा नोट जरूर कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिएगा, ताकि आपको वेटेज पता होना चाहिए चैप्टर वाइज। ठीक, सर कर लिया। गुड, वेरी गुड, ओके। So let me start the first chapter, that is electrostatics, electric charges and field. Chapter number 1. That is electrostatics का फर्स्ट चैप्टर, that is electric charges and field। NCERT में इसी नाम से चैप्टर है। हालांकि किसी और रेफरेंस बुक में देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 लिखा रहता है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एक ही बात है। एंड द फर्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट इन दिस चैप्टर, वैसे तो बहुत से टीचर जो होते हैं वो सीधा कूलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं, बट हम कूलम्स लॉ से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले चार्जेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे फिर कूलम्स लॉ पे जाएंगे, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। ओके, आई विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज चार्ज। क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ। कितने मार्क्स आए थे बेटा 10th में निमिषा? सर 87%। गुड। साइंस में कितने मार्क्स आए थे? साइंस में कितने मार्क्स आए थे निमिषा? सर 85। गुड। पलक? 83। 83, गुड, बढ़िया, ठीक है, नाइस। और वो 10th में जो पढ़ा होगा वही यहाँ पे भी है। स्टार्टिंग के टॉपिक्स तो खैर वैसे ही है। चार्ज, चार्ज क्या है? देखो, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। क्या होता है सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? उसके पहले और एक बात, चार्ज के बारे में जब आप बुक में पढ़ना शुरू करोगे तो बुक में एक कहानी, बहुत पुरानी कहानी दी होती है कि इन 600 BC नियरली इन द ग्रीक मैथोलॉजी हुआ क्या था कि लोगों ने डिस्कवर किया चार्ज को, ग्लास रॉड को रब किया, सिल्क से प्लास्टिक रॉड को रब किया, फर से, तो चार्ज डेवलप हुआ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी कहानी लिखी रहती है। उसको हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो कहानी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस समझना क्या कि व्हाट चार्ज इज। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल प्रॉपर्टी, ऑलरेडी इनबिल्ट प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी मैटर है तो पॉसिबल ही नहीं कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं हो। हमें पता है ना कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, एंड एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। Electron, proton, neutrons are supposed to be the charged particles. So any matter is always composed of charged particles, या composed of charge, like mass. Can you think of any matter which is which don't have any mass? क्या ये possible है कि कोई भी मैटर हो उसके पास मास नहीं हो? मासलेस मैटर पॉसिबल है? मासलेस मैटर यानी कि गेंद है, टेबल है, चेयर है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, सारे के सारे मैटर है ना? यस सर।
हाँ, तो क्या सबके पास मास है या नहीं है? है ना। यानी कि कोई चीज ऐसी हो ही नहीं सकती। मैटर का डेफिनेशन ही है दैट एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, उसी को मैटर कहते हैं। तो लाइक मास इज ऑलवेज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। कोई मैटर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके पास मास नहीं हो। In the similar fashion, charge is also the intrinsic property of any matter, right? Okay. अब चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है सर, या कुछ डिफरेंसेस क्या है सर? कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होने के बावजूद। अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं बेटा? पॉजिटिव, नेगेटिव। और मास ऑलवेज पॉजिटिव। मास कभी नेगेटिव होता है? -6 kg कभी देखा है? नो सर। नहीं, मास स्केलर क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो तो उसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक। अब वो कितने भी स्पीड से रोल करेगा या मोशन में आएगा, उसके चार्ज चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत तेज चलने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर चले गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो इस बॉडी के स्पीड से चार्ज कभी चेंज नहीं होता, लेकिन मास कैन वेरी, मास कैन वेरी, इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। हालांकि आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि दैट मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और पूरे यूनिवर्स में मास कांस्टेंट होता है, चाहे अर्थ पे या मार्स पे, जुपिटर पे या मून पे, कहीं भी मास रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन आज मैं एक नई बात बताता हूं कि मास चेंजेस, मास चेंजेस, बट इतना कम चेंज करता है कि वो नेग्लिजिबल है, ठीक। देखो, मास ऑफ अ बॉडी कैन बी रिटन एज m0, यानी कि रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 - v² अपॉन c² अंडर रूट। This is the formula used to calculate the mass of a body in speed. अगर आप दौड़ना शुरू करते हो तो आपकी स्पीड होगी, कुछ भी होगी, थोड़ी बहुत होगी, तो आपके स्पीड आने की, बॉडी में स्पीड आने की वजह से आपके बॉडी का मास भी चेंज होगा, और क्या होगा, बढ़ जाएगा। बट वो इतना कम बढ़ता है कि वो नेग्लिजिबल है, 0.000000001 kg, 10 to the power -13, -15, -20, फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट चेंज जरूर करता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट बट मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये डिफरेंसेस हैं चार्ज और मास में, दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होने के बावजूद। एक ही मैटर के दो पार्ट प्रॉपर्टी है और दोनों प्रॉपर्टी आपस में डिफरेंट है, ठीक। चार्ज कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, है ना। चार्ज के पास कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है निमिषा? स्केलर क्वांटिटी क्या है निमिषा, मुझे बताओगे आप? सर जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। हाँ, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, या इसको बेटर वे में ऐसे कह सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं बोलता हूं कि 2 kg मास, तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप दुकान पे गए और 2 किलो कुछ खरीद कर आ गए, 2 किलो सब्जी खरीद के आ गए, 2 किलो चीनी खरीद के आ गए, तो दैट डज नॉट रिक्वायर इन डायरेक्शन टू बी डिफाइंड ना, कि आप दुकानदार को बोलोगे कि भैया 2 kg चीनी नॉर्थ डायरेक्शन में देना, तो ये यूजलेस बात है। तो 2 kg चीनी के लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मास है और मास इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड वेक्टर वो होते हैं जिसको डायरेक्शन बताने की जरूरत है। आप फुटबॉल खेलते हो या फुटबॉल देख रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपका गोल पोस्ट इधर है, अपोजिशन वाले का गोल पोस्ट इधर है, आपके पास ये फुटबॉल है, आप यहां से किक करते हो। अपोजिशन में किक करने के बजाय आप उल्टा किक करते हो इधर। आपको इंस्ट्रक्शन ये दिया गया था कि फुटबॉल को किक मारना है, ठीक। आपने किक मारा, बिल्कुल करेक्टली आपने इंफॉर्मेशन को फॉलो किया, लेकिन
किक मारा किधर, अपने ही गोल पोस्ट के साइड। तो फोर्स लगाया आपने, किक मार के क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो फोर्स अगर गलत दिशा में लगे तो बात गलत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए फोर्स के साथ डायरेक्शन होना जरूरी है। अगर आपको ये बताया जाता कि फुटबॉल को किक मारना है ऑपोजिशन वाले गोल पोस्ट के साइड, तो फिर आप एकदम करेक्टली इधर गोल मारते। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। यानी कि फोर्स अगर मुझे किसी को बताना है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताएंगे। गाड़ी आप चला रहे हो, मैंने बोला कि ब्रेक लगाओ, आपने एक्सेलेरेटर पे पांव दबा दिया तो गाड़ी आगे भागेगी और तेज। आपने फोर्स लगाया बाकायदा, एक्सेलरेशन दिया बाकायदा, लेकिन आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में दे दिया, गाड़ी तेज भागने लगी। अगर ब्रेक पे पांव दबाते हो गाड़ी उल्टी की यानी कि डिसेलरेट होती, गाड़ी रुक जाती, ब्रेक लगता गाड़ी रुक जाती। एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन जरूरी है। इस तरीके से जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं सबके साथ डायरेक्शन होना जरूरी है। स्केलर के साथ डायरेक्शन नहीं होगा या नहीं चाहिए, उसको स्केलर को डायरेक्शन नहीं चाहिए। ओके, चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती बेटा, कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बेटा, ये सब तो पढ़ा होगा पहले ही बचपन में। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। बोलो पलक बच्चे, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे तो हो गया, प्रोटॉन पे हो गया, न्यूट्रॉन पे बताओ, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज, निमिषा। आप लोग अपना माइक ऑन रखिए, म्यूट मत करिए। सर 1.6 into 10⁻26 -26। अच्छा निमिषा, आप बोलिए बेटा जल्दी से। Sir, 1.6 into 10⁻⁻27. न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो आपने बताया ना 1.6 into 10⁻⁻27 पलक, वो प्रोटॉन का मास है या न्यूट्रॉन का मास है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कुछ बच्चे कहते हैं सर न्यूट्रॉन इज हैविंग नो चार्ज। नहीं, गलत है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है ये कहना गलत है। न्यूट्रॉन हैज द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस but equal number of positive and negative charges, that is why it is electrically neutral as a whole। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। चार्जेस के टाइप्स कितने थे, टू टाइप्स। पहला है पॉजिटिव चार्ज, इसका एग्जांपल है प्रोटॉन, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, इसका एग्जांपल है न्यू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। Properties of charges. What are the different properties of charges? ठीक, the first property of charge बच्चों is that, ये पढ़ा होगा बचपन में, like charges repel each other and unlike charges बोलिए आगे, attract। हाँ, माइक अपना ऑन रखिए ना, माइक क्यों बंद करते हो, बीच में कुछ और भी काम कर रहे हो आप लोग, नहीं ना, तो फिर माइक ऑन रखिए। Like charges repel each other and unlike charges attract each other. Let us suppose I have a charge body A plus and another charge body B plus. Attraction and repulsion बोलो जल्दी से। They will attract or repel? Repel ना, हाँ, प्लस प्लस। और मेरे पास एक बॉडी है P plus and Q minus। अब बोलो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन?
they will attract each other. Very good. अच्छा बच्चे, अगर A माइनस होता और B भी माइनस होता तो क्या तब भी रिपल्शन ही होता? बोलिए। यस सर। यस सर। अच्छा P माइनस होता और Q प्लस होता, क्या तब भी अट्रैक्शन ही होता? यस सर। यस सर, वेरी गुड। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, फर्स्ट ये था, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो। सेकेंड, चार्जेस आर कंजर्व्ड, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट ना। चार्ज किसी भी बॉडी पे हमेशा कांस्टेंट रहती है, या किसी सिस्टम के ऊपर हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, आर ऑलवेज कंजर्व्ड। अब कैसे होती बताता हूं। इसमें एक और पॉइंट लिखोगे, दैट चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्जेस cannot be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another. मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको समझ आ रहा है ना मैंने क्या लिखा? Charges cannot be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. ठीक, ओके। अब देखो बेटा, इसको ऐसे एग्जांपल से समझो। लेट अस सपोज आपके शर्ट में एक पॉकेट है, जीन्स में 4 पॉकेट है, ठीक, टोटल 5। आपने पैसे रखे शर्ट के जेब में भी और जीन्स के जेब में भी, किसी में 100 रुपए, किसी में 200 रुपए, किसी में 500 रुपए, किसी में 50 रुपए। टोटल कितने हो गए? 500, 200, 700 और एक 800 और 50, 850 रुपए। ठीक, अंडर एनी सिचुएशन, किसी भी टाइम, थोड़ी देर के बाद या कभी भी, आपने क्या किया, कुछ पैसे शर्ट के जेब से निकाल के जीन्स के जेब में डाल लिए। ठीक, और यानी कि एक जेब से दूसरे जेब में पैसे को शफल किया, तो स्टिल टोटल अमाउंट यू हैव विल बी सेम और नॉट? स्टिल अमाउंट यू विल बी हैविंग सेम, राइट। अच्छा, इन द सिमिलर वे, अगर एक बॉडी अपने पास से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अच्छा, बॉडी चार्ज कब होती है? सब क्लास 10th का था, इसलिए मैंने बताया नहीं कि बॉडी चार्ज कब होती है। जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, सिंपल। बॉडी चार्ज तब होती है जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। व्हेन बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन, द बॉडी गेट चार्ज, एंड व्हेन द बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन, द बॉडी गेट चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बॉडी तो चार्ज होगा, जब गेन करेगा तो चार्ज होगा। अभी अब कौन से मेथड इन्वॉल्व होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी बॉडी से निकाल सकते हैं, या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कैसे हम डाल सकते हैं, हाउ द इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड। ये बात की बात है, आगे पढ़ेंगे हम आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। फिलहाल समझो कि जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो बॉडी चार्ज हो जाती है, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो बॉडी चार्ज हो जाती है। आप क्लास 10th में या क्लास 9th में पढ़े होगे फॉर्मेशन ऑफ आयन, बहुत पहले बचपने में, 9th और 8th में मेरे ख्याल से। फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स बॉडी लूज करता है, एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो आयन बनता है ना। इन द सिमिलर वे, बॉडी चार्ज कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है या फिर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो चार्ज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो आपने पैसे को शफल किया, स्टिल टोटल मनी यू हैव विल बी सेम। अच्छा, एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, लूज किया, तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो दोनों ही बॉडी चार्ज हो जाएगी। अब दोनों को मिला करके देखो साथ में, तो टोटल चार्ज तो सेम ही रहा ना। एक से निकला दूसरे पे गया, दूसरे से निकला तीसरे पे गया, बट पूरे सिस्टम की चार्ज तो रिमेन टू बी सेम ना। आपने शर्ट के जेब से पैसे निकाल के जींस के जेब में डाले, एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डाले, आगे वाले को निकाल के पीछे डाले, पीछे वाले को आगे डाला, कुछ भी शफलिंग कर लो, जब तक पैसे आपके
ने किसी को दिए नहीं या किसी से लिए नहीं, तब तक आपके पास पैसा सेम रहेगा। तो जब भी बॉडी चार्ज होती है तो हमेशा पेयर में होती है, एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, एक गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। कभी भी सिंगल बॉडी चार्ज हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर यूनिवर्स को पूरी एक सिस्टम मान लो, पूरा एक बॉडी मान लो, तो यूनिवर्स इज हैविंग नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल एट ऑल, क्योंकि यूनिवर्स के अलावा कोई दूसरी बॉडी है ही नहीं, यूनिवर्स सिंगल बॉडी बन गया। ठीक, तो कभी भी बॉडी चार्ज होगी हमेशा पेयर में, एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, एक गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, बॉडी चार्ज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पेयर में अगर देखोगे तो एक ने लूज किया, एक ने गेन किया, दोनों को ऐड करके देखो तो स्टिल रिमेन जीरो, यानी कि चार्ज कभी भी बॉडी का चेंज नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है। ठीक, लेट अस सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 चार्ज बॉडी जो -2 कूलम, +5 कूलम और +8 कूलम के, इस सिस्टम के अंदर 3 चार्ज बॉडीज हैं। अब मैंने किसी सिचुएशन में क्या किया कि इसमें से कुछ चार्जेस को निकाल करके यहाँ से वहां, जैसे कुछ इसको दिया, कुछ इसको दिया, ट्रांसफर किए चार्जेस अपने अंदर ही अंदर। ठीक, तो ये -2 कूलम मान लीजिए ट्रांसफर होने के बाद बन गया +7 कूलम, और +5 वाला बन गया -3 कूलम। तो तीसरा चार्ज की वैल्यू क्या होगी? हमें बताया कि चार्ज तो सेम रहेगा, जितना चार्ज यहाँ उतना ही चार्ज यहाँ पे, तो दोनों के चार्ज को ऐड कर देंगे, -2 कूलम +5 कूलम और +8 कूलम विल बी इक्वल टू 7 कूलम -3 कूलम और +q। तो q की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है हमेशा। दो बॉडी को देखेंगे चार्ज हमेशा कंजर्व, इक्वल रिमेन टू बी सेम। -2 +5 +8 कितना होगा? 8 5 13 -2 कितना होगा? 11 कूलम, दैट विल बी इक्वल टू 7 -3 इक्वल टू 4 कूलम +q। तो q की वैल्यू क्या होगी? q विल बी इक्वल टू 11 - 4 दैट इज 7 कूलम। तो q की वैल्यू होगी 7 कूलम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ऐसे ही सवाल बनाए जा सकते हैं कि अगर किसी एक बॉडी में सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज था, इफ वी चेंज इंटरनली, तो रिमेनिंग चार्ज इंटरनली चेंज करेंगे तो थोड़ी देर के बाद अंदर की बॉडीज पे चार्जेस कितना कितना हो जाएगा, वो सवाल पूछते हैं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो, समझ आया? निमिषा एंड पलक, अच्छे से आया नहीं आया? यस सर। वेरी गुड। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट चार्जेस आर क्वांटाइज, यानी कि इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बेटा क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का मतलब है चार्ज की क्वांटिटी बताना, टू गिव क्वांटिटी। ठीक है, अब मैंने बोला कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने से बॉडी चार्ज होती है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हो सकता है, वेदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो नेगेटिव चार्ज होगी। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से पॉजिटिव आयन कटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से नेगेटिव आयन यानी कि अनायन बनता है, सिंपल। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने से पॉजिटिव चार्ज और गेन करने से नेगेटिव चार्ज। यानी अल्टीमेटली बात हमें ये समझ में आ रही है कि बॉडी चार्ज किसी सिचुएशन में तब होगा जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से होंगे बेटा। अगर मान लेते हैं कि दो बॉडीज है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से बॉडी ए से निकल के बॉडी बी पे गए। ठीक, तो अगर बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो चार्ज कितना आएगा बॉडी ए पे? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर ए से बी पे 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। इसको ऐसे समझो, बड़े अच्छे से एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, बड़ा शानदार एग्जांपल है। मान लेते हैं किसी सिचुएशन में इंडिया के अंदर सिर्फ 100 का नोट एप्लीकेबल है, सारे नोट को डिमोनेटाइज कर दिया, बंद कर दिया, और सिर्फ 100 का नोट ही एप्लीकेबल है, वही सिर्फ वैलिड टेंडर है। ठीक, 100 रुपए का नोट सिर्फ चल रहा, बाकी सारे नोट बंद। 500, 2000 और 200 और 50 और 10 20 सभी सिक्के सारे बंद, सिर्फ 100 रुपए का नोट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं
कि मेरे पास कितने पैसे हो सकते हैं बताओ, तो तुम पूछोगे क्या सर आपके पास कितने नोट है बताइए, सिंपल। अगर आपको नंबर ऑफ नोट्स मालूम चल जाए तो टोटल मनी बता सकते हो ना, कैसे? 100 इंटू नंबर ऑफ नोट, क्योंकि हमें पता है कि किसी के पास इंडिया के अंदर पैसे अगर होंगे तो सिर्फ 100 के नोट में ही होंगे, तो मुझे सिर्फ उसका नंबर ऑफ नोट मालूम पड़ जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो उसके टोटल पैसे मैं निकाल सकता हूँ, सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। जैसे मान लो किसी सिचुएशन में निमिषा के पास 12 नोट्स है, तो बोलो कितने पैसे होंगे निमिषा के पास? 1200 रुपये, 1200 है ना। अच्छा मान लो पलक के पास है 11 नोट्स, 11 नोट्स, कितने पैसे होंगे पलक के पास? 1100। यानी कि अंडर एनी सर्कमस्टांस, किसी भी सूरत में आप टोटल मनी को कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? टोटल मनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोट्स इनटू वैल्यू ऑफ ईच नोट, और हमें पता है कि वैल्यू ऑफ ईच नोट जो है वो 100 है। तो पलक के पास कितने पैसे थे? 11 इंटू 100। निमिषा के पास 12 इंटू 100। मेरे पास 15 नोट्स है, 15 इंटू 100। किसी के पास 20 नोट्स है, 20 इंटू 100। यानी कि सिर्फ 100 के मल्टीपल में ही, 100 के मल्टीपल में ही किसी के पास पैसे हो सकते हैं इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, ठीक। उसी तरीके से मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बॉडी चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रॉन या तो एक हो सकता है ट्रांसफर, या 2 या 3 या 4 या 5 या 10 या 50 या 200 500 1 लाख, कितने भी। डेसिमल में हो सकता है क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो पॉसिबल है। किसी के पास क्या 190 रुपये हो सकते हैं निमिषा, बोलो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग किसी के पास क्या 190 रुपये हो सकते हैं निमिषा, बोलो? नहीं, 100 के मल्टीपल में ही तो होगा ना पैसे, या तो एक नोट होगा तो 100 रुपये, 2 नोट होंगे तो 200 रुपये, बीच वाले तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 10 रुपए का नोट चल ही नहीं रहा है, 50 रुपए का नोट चल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ 100 रुपए का नोट ही चल रहा है। तो या तो 100 होंगे या 200 होंगे या 300 होंगे या 400 होंगे। अच्छा पलक, किसी के पास 450 रुपये हो सकते हैं, बोलो? नहीं, यानी कि कितने भी पैसे होंगे वो n इंटू 100 के फॉर्म में ही होंगे, नंबर ऑफ नोट इंटू 100। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बॉडी चार्ज हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्यों हो गया ये, क्या हुआ? सॉरी बच्चों, ये पता नहीं अपने आप बंद हो गया, मुझे नहीं पता क्यों हुआ। तुम्हारा भी हुआ था क्या? ऑल ऑफ सडन ये बंद हो गया, पता नहीं। अच्छा, तो तुमने नोट किया था जो लिखा था मैंने वहां पे? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से 1 ही चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो 2 ही चार्ज आएगा, अगर 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 ही चार्ज आएगा, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो 10 ही चार्ज आएगा, और अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो तो n ही चार्ज आएगा। टोटल चार्ज निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल मनी निकालने के लिए नंबर ऑफ नोट इनटू वैल्यू ऑफ ईच नोट। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही बॉडी चार्ज होगी, कोई और दूसरा चारा ही नहीं है, कोई और ऐसा कंडीशन ही नहीं होगा कि प्रोटॉन ट्रांसफर से चार्ज हुआ, पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही बॉडी चार्ज हो सकती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इज सपोज्ड टू बी द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। बोलो ये समझ आया बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज किसी बॉडी पे कैसे निकाल सकते हो? Q इज इक्वल टू n into E. This Q is total charge
और n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E बोले तो चार्ज ऑन। समझ आया? बोलिए। Yes. Yes, sir. अच्छी पक्का ना? Yes. Sir. Yes, sir. मैं सवाल देता हूँ। तो आपने बोला मेरे को कि सर 192 रुपये पॉसिबल नहीं है। आपने ये भी बोला मेरे को सर 450 रुपये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पूछूं कैसे, हाउ कैन यू से दैट? पलक, कैन यू एक्सप्लेन टू मी कि व्हाई 190 एंड 450 आर नॉट पॉसिबल? सर वो 100 के मल्टीपल्स में नहीं है। हाँ, 100 के मल्टीपल में नहीं है, यानी कि इसको जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 1.9, यानी कि 1.9 नोट्स पॉसिबल नहीं ना। 1.9 नोट्स कभी ऐसा होगा 100 रुपए के नोट में थोड़ा सा फाड़ दो तो 1.9 0.9 ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, इसको जब 100 से डिवाइड करिएगा तो ये आएगा सर 4.5 आएगा। 4.5 नंबर ऑफ नोट हो ही नहीं सकता, यानी कि कोई भी मनी वैलिड को 100 से डिवाइड करना पड़ा, यानी कि वैल्यू ऑफ ईच नोट से डिवाइड करना पड़ा। सिंपल। तो अगर मैं पूछूं कि क्या बॉडी पे सारे अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल है, तो नहीं, बॉडी पे सिर्फ वही अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल होगा जो नंबर ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। फॉर एग्जांपल, कैन अ बॉडी, क्या किसी बॉडी पे चार्ज 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल है क्या? बोलो। नो सर। नहीं पॉसिबल है ना। क्या करना है आपको? नो सर। इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू होगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 10⁻⁻19। इसने इसको मारा 1.8, डेसिमल के बाद एक डिजिट, ये कैंसिल 2 9 जाए 18, 2 8 या 16 आएगा 9/8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9/8 इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज ध्यान रखो कि ये जो नंबर है ये हमेशा इंटीजर ही होगा, प्लस माइनस इंटीजर ही हो सकता है। इंटीजर क्या होता है बेटा? इंटीजर यानी कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर। डेसिमल और फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता, तो ये इंटीजर नहीं है, इसलिए चार्ज पॉसिबल। अच्छा बोलो बेटा, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 क्या ये पॉसिबल है? क्या करना होगा आपको? N इज इक्वल टू Q अपॉन E निकालो। अगर ये इंटीजर आ गया तो पॉसिबल है, नहीं आया तो पॉसिबल नहीं है। 2.4 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसने इसको मारा 10⁻⁻1, डेसिमल के बाद एक डिजिट और एक डिजिट कैंसिल, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, ये ऊपर जाएगा 10, तो होगा 30/2। कितना आया? 15। पॉसिबल है या नहीं है? आपने नो क्यों बोला था? हाँ, गुड। अब ये बोलिए थर्ड वाला, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। थर्ड वाला 8 इंटू 10⁻⁻18, जल्दी बताओ थर्ड वाला। पॉसिबल है। सब पॉसिबल है। बोलिए, पॉसिबल था नहीं था? हाँ सर। था सर। कितना आया था? इनकी वैल्यू बताओ सर 9 आई है। 9 8 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ,
50 आएगा, करेक्ट है 50 आएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा इससे 10 to the power -1, ये डेसिमल हटेगा तो एक 0 आएगा ऊपर और ये जाएगा ऊपर, -1 पावर है तो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 8 into 10 is 80 into 10 upon 16, 16 5 जा 80, ये पॉसिबल है। तो कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, है ना। कैसे पता करोगे कि पॉसिबल है या नहीं? दिस इज द वे, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ इट कम्स टू बी इंटीजर तो पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, क्लैरिटी मिली नहीं मिली? अच्छा, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना, या फिर ऐसे तुम लोग बस ऐसे ही बोल रहे हो दिल रखने के लिए? नहीं सर, समझ में आ रहा है। सच्ची बात है ना? यस सर। ओके ठीक है, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड, पता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये हर्षद मेहता कहते हैं, ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हाउ कैन वी चार्ज अ बॉडी? जब आयन का फॉर्मेशन हुआ था तो वो एक केमिकल मेथड था जिससे इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफर किए थे तो बॉडी चार्ज हुआ था। बॉडी तब एटम्स आयन बने थे और तब हमें कंपाउंड मिला था। यहाँ पे हम चार्जिंग की बात करें, वी आर डिस्कसिंग इन फिजिक्स, सो इट मस्ट बी अ फिजिकल मेथड। What are the different physical methods to charge a body? The first physical method to charge a body is charging by friction. Charging by friction. The first physical method is charging by friction. आपने बहुत ये कॉमनली देखा होगा कि जब भी दो बॉडी को हम रब करते हैं तो ये हीटेड हो जाता है और फिर ये बॉडी चार्ज भी हो जाता है। कई सारे एग्जांपल्स हैं कि जैसे अपने बालों में जब कोम्ब को रब करते हैं तो कोम्ब गेट चार्ज्ड और वो पेपर के पास ले जाने पे पेपर से चिपक जाता है ना। ये सब पढ़ा होगा 8वीं 9वीं क्लास में। और जब कभी जैसे भैंस के स्किन पे, बुफेलो के स्किन पे अगर तुम प्लास्टिक रगड़ दो तो बुफेलो का स्किन चार्ज हो जाता है। कई बार आपने खुद नोटिस किया होगा कि सर्दियों में बहुत देर तक अगर आप वुलन स्वेटर पहने रहो और जब वुलन स्वेटर को जब निकालो तो वो कुछ स्पार्क सा निकलता है और वो कुछ चिंगारी टाइप निकलता है, आवाज होती है चिंगारी की, और वो क्या है, वो चार्ज हो गया। आपके बहुत देर तक आप पहने रहते हो ना, तो आप चलते हो तो वो आपके बॉडी से फ्रिक्शन क्रिएट करके वो चार्ज हो जाता है, ठीक। या फिर बहुत देर तक ब्लैंकेट में आप बैठे रहो, आपके मूवमेंट हो ब्लैंकेट में, तो आपका जो ब्लैंकेट है वो भी चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं और उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो बॉडी चार्ज हो जाती है। क्यों होता है, हमारा सवाल ये, क्यों होता है? देखो बेटा, सिंपल सी बात है। जब दो बॉडी को, ये कोई सी भी बॉडी है, कोई अनइवन सी बॉडी में मान लेता हूँ, सेकंड बॉडी ये है, ठीक, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। मेरे प्यारे बच्चों, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो बॉडीज के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, सरफेस ना, और हमें पता है कि बॉडी के सरफेस पे क्या है, एटम्स है ना, है ना। yes, बोलो, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो उनके सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, और कोई भी बॉडी किस चीज से बनती है, एटम से बनती है ना। इसका मतलब ये कि इस सरफेस के एटम्स इस सरफेस के एटम के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक। अच्छा, और एटम के अंदर क्या है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब भी दो बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आते हो तो उनके एटम्स कांटेक्ट में आते हैं, और एटम्स के सरफेस में, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कांटेक्ट में आएंगे। कौन आएगा कांटेक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स कांटेक्ट, इलेक्ट्रॉन। हाँ। और जब दोनों बॉडी को आप रब करिएगा, जब इन दोनों बॉडी को आप रब करिएगा, फ्रिक्शन क्रिएट करिएगा इन दोनों के बीच, तो इनके जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और हमें पता है ना बच्चे कि हर एटम के अंदर
जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर नहीं होता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एटम की अलग अलग होती है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो अलग अलग होगा। सिंपल सी बात है। कुछ ऐसा समझो कि जैसे मान लो पेरेंट्स और बच्चे, माँ बाप का जो बच्चों पे होल्ड है क्या हर फैमिली में सेम होता है? नहीं। कुछ पेरेंट्स थोड़े लीनियंट होते हैं, कुछ पेरेंट्स थोड़े सख्त होते हैं। तो बच्चों का कंट्रोल, बच्चों के ऊपर कंट्रोल पेरेंट्स का, हर पेरेंट का बराबर नहीं होता। उसी तरीके से न्यूक्लियस का होल्ड हर इलेक्ट्रॉन पे, हर अलग एटम में बराबर नहीं होता। हर अलग एटम में अलग अलग होता है। हो सकता है कि बॉडी ए का जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फोर्स हो वो थोड़ा वीकर हो, बॉडी बी का स्ट्रॉन्गर हो। तो जिसका स्ट्रॉन्गर होगा इलेक्ट्रॉन वीक वाले से निकाल लेगा। सिंपल सी बात है। कोई स्ट्रॉन्ग आदमी और वीक आदमी कांटेक्ट में आएगा तो कौन जीतेगा? सिंपल। तो बॉडी ए और बॉडी बी जब दोनों को रब करेंगे, बॉडी ए का इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड है, बॉडी बी का इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड है। दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग और वीक तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि दो डिफरेंट बॉडी है। जब दो डिफरेंट बॉडी कांटेक्ट में आएंगी तो एक का इलेक्ट्रॉन हो सकता है वीक होगा, एक का इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग होगा। तो कांटेक्ट में जब आएंगे तो स्ट्रांग वाला क्या करेगा? वीक वाले के सरफेस से निकालेगा। दिस इज हाउ फिजिकली द इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड टू चार्ज अ बॉडी। तो बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा? बॉडी बी पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉडी ए पे वीकली बॉन्डेड था और बॉडी बी पे स्ट्रांगली। तो ए से निकल के कहां गया? बॉडी बी पे। फिजिकली चार्ज ऐसे ट्रांसफर होता है। बॉडी को रब करने से बॉडी चार्ज इस वजह से होती है। तुमसे कोई पूछे कि बेटा ये बताओ कि बॉडी को रब किया तो चार्ज क्यों हुआ? तुम जवाब दे सकते हो कि जब बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड होते हैं। हर बॉडी में अलग अलग बॉन्डेशन होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक। तो जब दो बॉडी को रब करते हैं, जो स्ट्रॉन्गर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वीकर वाले को उसके सरफेस से निकालेगा एंड द इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड एंड द बॉडी गेट चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकला किससे? बॉडी ए से। तो बॉडी ए नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? बोलो। पॉजिटिव। हाँ, बॉडी ए होगा पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड बेटा। बॉडी बी नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। और जो नेगेटिव होता है उसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, दोनों में से मास किसका ज्यादा हो जाएगा? किसका मास बढ़ेगा, किसका मास घटेगा? बोलो। सर मास सेम रहेगा? नहीं, सेम क्यों रहेगा? बॉडी ए का बॉडी बढ़ेगा, बी का ही बढ़ेगा, फिर बी का बढ़ेगा। एग्जैक्टली। बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो तो दानवीर है, वो दान कर रहा है, दे रहा है। तो जब देगा तो उसके थोड़े बहुत पैसे घटेंगे ना। देता है उसके पैसे घटते हैं और जो लेता है उसके पैसे बढ़ते हैं। सिंपल। तो बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो थोड़ा मास भी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो मास भी होता है ना। 9.1 इंटू 10⁻31 बहुत कम मास है, बट स्टिल मास तो है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मान लो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो 1 करोड़ के बराबर इलेक्ट्रॉन के बराबर मास निकल गया, यानी कि इसका मास जो होगा वो रिड्यूस कर जाएगा और बी का मास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। थोड़ा ही इंक्रीज करेगा, बट इंक्रीज करेगा जरूर, थोड़ा ही करेगा। और ये जान लो, कभी भी बॉडी को रब करने से कभी भी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होता। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 करोड़ 20 करोड़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बार में। ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये कि जब आपने दोनों बॉडी को रब किया, काइनेटिक एनर्जी दी, तो काइनेटिक एनर्जी से वो ट्रांसफर चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट में। जब दो बॉडी को रब करते हो तो हीट हो जाता है ना। सर्दियों में क्या करते हो? ऐसे क्यों करते हैं हम लोग सर्दियों में? क्योंकि ये गर्म हो जाता है हथेली। क्यों गर्म होता है? आप फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो, आप काइनेटिक एनर्जी देते हो, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में। ठीक। अब ये जो हीट एनर्जी है ये मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज होने के लिए। ठीक है। ये जो हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो बॉडी
चार्ज। चार्ज हो जाएगी, सिंपल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बहुत इजी था। सेकंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। आपने कभी कुछ चार्ज किया है? बोलो, आपने कभी कुछ चार्ज किया है? यस सर, फोन। हाँ, फोन, सिंपल सिंपल। फोन चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं पलक? चार्जर में लगाकर। चार्जर में लगा के चार्ज करते हैं, यानी कि टू चार्ज अ फोन यू नीड केबल, राइट? यू नीड एन एडेप्टर, जिसको प्लग इन करते हो, स्विच इन करते हो, मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि यू आर चार्जिंग योर फोन नॉट बाय रबिंग। क्या फोन को रगड़ते हो चार्जर से? नहीं, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा दो बॉडी को रब करना पड़े तभी चार्ज हो। दूसरे मेथड भी हो सकते हैं, दैट इज कंडक्शन। हमने क्या किया यहाँ पे, वी यूज अ कंडक्टिंग वायर। जो आपका केबल है वो क्या कर रहा है, वो कंडक्टिंग वायर के जैसा बिहेव कर रहा है। वी यूज अ कंडक्टिंग वायर एंड बाय दैट कंडक्टिंग वायर द चार्ज गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, राइट? Charging by conduction is the method of direct contact. Method of direct contact. यानी एक बॉडी हमारे पास ये है, दूसरा बॉडी हमारे पास ये है, दोनों को हमने कांटेक्ट में छोड़ दिया। मान लेते हैं ये बॉडी नेगेटिव चार्ज था, दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, मान लेते हैं बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, एंड दिस बॉडी वाज न्यूट्रल इनिशियली। बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज है तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भरा रहेगा ढेर सारा। जब बॉडी बी को कांटेक्ट में डाल के छोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ चार्जेस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। और जब फर्दर दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के बाद ये मिलेगा बॉडी ए, सॉरी, और ये मिलेगा बॉडी बी, बॉडी ए और बॉडी बी। तो बॉडी ए के पास हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज था, तो कुछ नेगेटिव चार्ज ए की कम हो जाएगी और बी की बढ़ जाएगी। ए की चार्ज कम हो जाएगी, वो चला जाएगा बी में, तो ए भी अब हो गया नेगेटिव चार्ज और बी भी हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक, किसी के पास पैसे थे, सॉरी बोलिए, ए सर ए ने तो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ना, तो तब भी नेगेटिव रहेगा वो। हाँ, ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 दे दिया बी को, अभी भी ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना बेटा, अभी भी वो नेगेटिव होगा। नहीं समझ आया? आ गया, सिंपल है। तो बी को दे दिया तो बी भी नेगेटिव, क्योंकि बी ने गेन किया, और ए 10 गेन किया हुआ था, उसने 2 दे दिए, बचे 8, अभी भी वो नेगेटिव। ठीक है, ओके। थर्ड मेथड is charging by induction. अब ये एक ऐसा मेथड है, इसमें ना ही कोई कंडक्टिंग वायर यूज करते हैं, ना ही फ्रिक्शन यूज करते हैं। इसमें बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, बिना फिजिकल कांटेक्ट के हम लोग बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं। यानी कि समझ लो कि एक चार्ज बॉडी है, इसके पड़ोस में दूसरी बॉडी को रख दिया और वो धीरे धीरे चार्ज हो गया। ये कोई मेथड है जिसको हम इंडक्शन कहते हैं, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक, देखो बेटा, ये एक चार्ज बॉडी है, लेट अस सपोज द बॉडी ए इज चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसके पड़ोस में, इसके बाजू में एक दूसरी बॉडी हमने रख दी जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल था। हम चाहते हैं कि बॉडी बी ए के बिना फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज हो जाए। मेरा मकसद ये है।
अब बॉडी ए के जब जैसे ही पड़ोस में रखेंगे, कमाल क्या होगा? कमाल ये होगा कि बॉडी ए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, बॉडी बी के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव नेगेटिव सब है ना, न्यूट्रल है, यानी कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है इक्वल अमाउंट में, इसलिए न्यूट्रल है। मुझे एक बात समझाओ बच्चे कि बॉडी ए जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी कि वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बॉडी ए की प्रॉपर्टी होगी कि वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये कि बी बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिव चार्जेज है उन सब को ए अपनी तरफ खींचना चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो सिचुएशन क्या होगा? सिचुएशन ये होगा कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी। ए इज हाईली पॉजिटिव चार्ज और बी बॉडी, जो बी बॉडी है न्यूट्रल था, इसके नेगेटिव चार्जेस सारे एक तरफ अलाइन हो जाएंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बॉडी बी। ठीक, और जब नेगेटिव एक तरफ सारे अलाइन हो जाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होंगे? पॉजिटिव अलाइन हो जाएंगे। यानी कि बॉडी बी को ए के बिना फिजिकल कांटेक्ट रखने के बावजूद सिचुएशन ये होगा कि बॉडी बी जो है वो पोलराइज हो जाएगा। क्या होगा बेटा? पोलराइज, POLARIS, पोलराइज, दो पोल में बट जाएगा, एक तरफ सारे नेगेटिव, एक तरफ सारे पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन अभी भी न्यूट्रल ही है क्योंकि चार्जेस ट्रांसफर नहीं हुए ना अब तक, पोलराइज हुए बट ट्रांसफर नहीं हुए। अब इस न्यूट्रल बॉडी को हमें चार्ज करना है तो हम एक और तकनीक लगाएंगे। क्या करेंगे? इस बॉडी बी के कांटेक्ट में एक थर्ड बॉडी सी को लाकर रख देंगे, थर्ड बॉडी सी। ठीक, एंड इन दोनों को हम रखेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी कि कंडक्शन करवाएंगे। एंड बॉडी सी इज कंडक्टर, कंडक्शन करवाएंगे तो कंडक्टर होना चाहिए। ठीक, अब सिचुएशन क्या होगा कि बॉडी सी भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो इनिशियली इसके भी नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में होंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही बॉडी ए के बी के कांटेक्ट में रखेंगे सी को, तो बॉडी सी के जो चार्जेस होंगे वो भी फटाफट सारे पोलराइज हो जाएंगे बॉडी बी की वजह से। यानी कि बॉडी बी का पॉजिटिव साइड जो था वो सी के कांटेक्ट में, तो सारे नेगेटिव अपनी तरफ अलाइन कर लेगा और सारे पॉजिटिव सी के जो हैं वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे। ये भी पोलराइज हो जाएगा बॉडी बी के कांटेक्ट में आने की वजह से। बोलो ये सिचुएशन समझ में आया? अब तक समझ आ रहा है ना? बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज था, बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज था, उसके बराबर में बॉडी बी को रखा, बॉडी बी के ऊपर जो है बॉडी ए फोर्स लगाएगा और सारे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव एक तरफ अलाइन हो जाएगा, इसको पोलराइजेशन मेथड कहते हैं। अब जब बॉडी बी के कांटेक्ट में सी को रखेंगे तो सी भी पोलराइज हो जाएगा बॉडी बी की वजह से। अच्छा, अब क्योंकि ए और बी आपस में कांटेक्ट में नहीं थे इसलिए चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाया, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं थे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए हमेशा कांटेक्ट चाहिए, तो चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाया। लेकिन बी और सी तो कांटेक्ट में है ना, जब बी और सी कांटेक्ट में है तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और फ्लो करने लगेंगे, क्योंकि ये कंडक्टर भी है और प्लस डायरेक्ट कांटेक्ट में भी है, ये फ्लो करने लगेंगे। और सिचुएशन ये होगा कि नेगेटिव सारे भाग के चले जाएंगे बी के अंदर और सारे पॉजिटिव भाग के आ जाएंगे सी के अंदर। यानी कि अगला सिचुएशन ये होगा कि बॉडी ए जो था आपका, ये बॉडी ए जो था आपका, ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज था ही था, जो बॉडी बी था वो एकदम से सारा नेगेटिव उसमें भाग जाएगा और बॉडी जो सी है वो पॉजिटिव हो जाएगा पूरी तरीके से। देखो ये पहले से पॉजिटिव था बॉडी ए, बॉडी बी में क्या हुआ कि एक तरफ पहले से नेगेटिव, अब सी वाला नेगेटिव भी फ्लो होके चला गया बी में, तो ये दूसरी तरफ भी नेगेटिव। ठीक है, सी वाला, जो सी वाला नेगेटिव था वो बी के पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट हो गया और फ्लो कर गया, और सी में पहले से एक साइड में पॉजिटिव था, तो जब माइनस आया सी से बी में तो बी वाला प्लस जाएगा बी से सी में, तो यहाँ भी प्लस चला जाएगा, तो सी हो गया पॉजिटिव चार्ज, बी हो गया नेगेटिव। हमारा मकसद था कि बी को चार्ज करना है,
तो देखो हमारा बी चार्ज हो गया, बोलो समझ आया? यस सर। तो बी बिकम्स नेगेटिव चार्ज एंड सी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। खैर सी चार्ज से हमारा लेना देना है नहीं, हमारा मेन प्लान क्या था कि बॉडी बी को चार्ज करना है, तो बॉडी बी अभी नेगेटिव चार्ज हो गया और बॉडी सी जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और बॉडी ए तो पहले से पॉजिटिव चार्ज था। तो दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। हमने ए के इस्तेमाल से बी को चार्ज कर दिया। ओके आगे देखो। अच्छा, कंडक्शन में एक पॉइंट लिख लो कि कई बार ऐसा हो कि अगर बॉडी इक्वल शेप और इक्वल साइज और इक्वल मटेरियल से बने हो तो हमेशा चार्ज इक्वल अमाउंट में ट्रांसफर होता है। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जो स्फेरिकल शेप की है, उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और वो एल्यूमिनियम का बना है, बॉडी बी के कांटेक्ट में रखा, वो भी 2 सेंटीमीटर है, एल्यूमिनियम से बना है, ठीक। तो जब कांटेक्ट में रखोगे तो जितना ए पे चार्ज था उसका हाफ बी पे चला जाएगा, यानी कि दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, सिंपल। तो इक्वल चार्ज, ये इससे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, इसलिए बता रहा हूँ। तो जब भी कंडक्शन हम करवाएंगे तो इक्वल चार्ज ट्रांसफर तब होगा जब दोनों बॉडी के इक्वल शेप और इक्वल साइज और सेम मटेरियल से बने हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ये चीज। इफ द बॉडीज आर ऑफ सेम साइज एंड शेप एंड made of same material then they become equally charged. ठीक, इक्वली चार्ज्ड। ओके बच्चे, क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके, हमने ये तो बताया आपको कि जब बॉडी ए प्लस होगा बॉडी बी माइनस होगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक, अट्रैक्ट ईच अदर। हमने ये भी बताया कि अगर बॉडी ए प्लस होगा और ये भी प्लस होगा तो दे विल रिपेल ईच अदर। हमने आपको ये नहीं बताया कि अट्रैक्शन और रिपल्शन जब होगा तो हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी देयर एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट फोर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दैट फोर्स डिपेंड। किन किन चीजों पे फोर्स डिपेंड करेगा, फोर्स लगेगा कितना, और नेचर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, वो सारी चीजें हमने आपको बताई नहीं। सिर्फ इतना बताया कि चार्ज बॉडी को पास में रखने से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, यानी कि फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स कितना होगा ये नहीं बताया। उस फोर्स को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा द लॉ कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। We need to study Coulomb's law to understand the force between two charges. Okay. अब ये जो कूलम्स लॉ है ना, ये लंबा टॉपिक है। जितने सब टॉपिक्स इसके बाद होंगे, चाहे कूलम्स लॉ अभी तो हम पढ़ेंगे स्केलर फॉर्म, इसके बाद होगा वेक्टर फॉर्म, इसके बाद हमें पढ़ना होगा कूलम्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ना होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। उन सब में कूलम्स लॉ ही अप्लाइड होगा जब तक हम लोग गॉस लॉ तक नहीं पहुंचते, यानी कि चैप्टर के एंड से पहले ये कूलम्स लॉ ही चलता रहेगा, ठीक। क्या है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ ये कहता है कि इफ यू हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 placed at a distance r, okay, then they will apply a force of attraction or repulsion. If I say that both are positive charges, तो क्या होगा? Will they repel or attract each other? Repel. तो एक फोर्स लगेगा इधर और एक फोर्स लगेगा इधर। This force will be force on 2 due to 1 and this will be force on 1 due to 2.
फोर्सेस ये दोनों जो होंगे वो इक्वल अमाउंट में होंगे। F12 विल ऑलवेज बी इक्वल टू F21। These forces will be equal to each other but opposite in direction। पहली बात तो ये। अच्छा, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। अब तुम बोलोगे सर ये क्या क्या बना रहे हो, एरो टाइप। तो ये एरो जो इसको वेक्टर कहते हैं, पढ़ाऊंगा आगे, आगे पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। यस सर। समझ आ रहा है ना? यस सर। हाँ, यस सर। सिंस देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल तो दोनों को मैं F कह लेता हूँ। ठीक है। अब कूलम्स लॉ ये कहता है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ये तय है, ये तय है। अच्छा, याद करो क्लास 11th में और क्लास 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल लॉ, याद है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू Gmm/r²। यस सर। याद है? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली वैसा ही फोर्स ये भी है, एग्जैक्टली वैसा ही। वहां पे ये था कि दो बॉडीज को जब हम पास पास रखते हैं या कितना भी दूर रखते हैं, जब दो बॉडीज सामने होती हैं तो दोनों बॉडीज के मासेस की वजह से फोर्स लगता है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे ये कि दो चार्ज बॉडीज अगर रखी जाएंगी तो दोनों के चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा, दैट विल बी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो था F इज इक्वल टू Gm1m2/r², ये है F इज इक्वल टू K Q1Q2/r²। एकदम सिमिलर, एकदम सिमिलर। वहां पे भी दोनों बॉडीज पे फोर्स इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी फोर्स इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में, एकदम सिमिलर। तो अगर वो चीज, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस ये बहुत आसान है। ठीक। इसमें एक पॉइंट है जो वहां नहीं था। वहां पे ये था कि बॉडीज की मासेस कुछ भी हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। यानी कि एक जुपिटर, बहुत बड़ा मास है जुपिटर का, और एक छोटा सी बॉडी जिसके मास 1 kg है, तो दोनों बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। लेकिन जो कूलम्स लॉ है, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। बोलोगे सर ये पॉइंट चार्जेस क्या होता है? दो यस बेटा, सर। पॉइंट चार्ज मतलब क्या, डॉट ना? नहीं, पॉइंट चार्ज का मतलब ये है, पॉइंट चार्ज के दो मायने। ठीक, या तो बॉडीज बहुत छोटे हों तो उनको पॉइंट चार्ज कहेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। या बॉडीज बहुत दूर रखे हों, दे आर हाईली सेपरेटेड, बहुत दूर रखे हों, बहुत दूर। बॉडीज खुद बड़ी हों लेकिन बहुत दूर हों। जैसे एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज 500 कूलम, दूसरे पे चार्ज 800 कूलम, ये बहुत बड़ा चार्ज है 500 कूलम, लेकिन एक रखा हो अमेरिका में, एक रखा हो इंडिया में, बहुत बहुत दूर रखे हैं, तो तब भी इनको हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। अगर चार्ज बॉडी की डायमेंशन डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो तो बॉडीज को पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो पॉइंट चार्ज के दो मायने ना। पहला मतलब ये है कि इफ द चार्जेस आर वेरी स्मॉल, इफ द चार्जेस आर वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटे चार्ज हो तब उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे, या चार्जेस को बहुत दूर रखे हो तब। if the dimension of charge bodies is very small as compared to their separation, उनके सेपरेशन, उनका जो सेपरेशन है उसके कंपैरेटिवली अगर चार्जेस का डायमेंशन बहुत छोटा हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। ठीक, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ओके सर। तो कूलम्स लॉ कहाँ लगाएंगे, जहां पॉइंट चार्ज होगा। तो ये Q1 Q2 मतलब कि पॉइंट चार्ज है। Q1 Q2 एक दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। ये बात एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये फोर्स जो लगाएंगे, ये फोर्स डिपेंड किस पे करेगा,
वो सवाल है जहाँ जैसे वहां पे था फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वैसे ही यहाँ पे भी force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance, एकदम सेम। ठीक, मैं लिखता हूं स्टेटमेंट। The electrostatic force of interaction is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक, the force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। If you combine these two, you will get F is equal to K Q1 Q2 upon R square। जैसे वहां पे था F is equal to G M1 M2 by R square, वहां पे G था, यहाँ पे K है, वहां पे M1 M2 था, यहाँ पे Q1 Q2 है, R square सेम है। This K is constant, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं या इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इन फ्री स्पेस या एयर, फ्री स्पेस में, एयर में, वैक्यूम में के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर मैंने फ्री स्पेस या एयर लगा दिया, इसका मतलब यह है कि मीडियम डिपेंडेंट है ये। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो कैपिटल जी था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो अर्थ पे भी सेम होती है, मून पे भी सेम रहेगा, मार्स पे भी सेम रहेगा, एयर में भी सेम रहेगा, वाटर में भी सेम रहेगा, इंडिया में भी सेम रहेगा, अमेरिका में भी सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। कैपिटल जी विल रिमेन सेम, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट दिस के डिपेंड्स अपॉन मीडियम। दिस के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी if k changes depending upon the medium, so definitely f will change depending upon the medium। ठीक है, yes sir। तो k चेंज करेगा तो f भी चेंज करेगा। तो f की प्रॉपर्टी ये होगी कि that this force f always acts along the line joining the charges, always acts along the line joining the charges। ये चार्जेस थे आपके, ये Q1 और ये Q2, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, जो भी होगा, या तो इधर होगा इधर होगा, इसी लाइन पे होगा, या तो इधर होगा इधर होगा, बट इसी लाइन पे होगा, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, किसी और दिशा में नहीं हो सकता। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स का जो जी प्रॉपर्टी थी कि वो भी लाइन ज्वाइनिंग द मासेस पे लगता था, ये भी लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पे लगता है। ठीक, ओके, दिस f since k depends upon medium, so this f also depends upon medium। and f is inversely proportional to r square। हमें दिख रहा है साफ साफ k q1 q2 by r square। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि जो कूलम्स लॉ है, इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हैं। कोई भी ऐसी लॉ या कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके फॉर्मूले में
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, और कूलम्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। सिंस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो जो ग्राफ बनेगा फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी, कुछ ऐसा लाइक दिस। अगर मैं डिस्टेंस को बोलूं कि डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया, चार्जेस सेम है, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस को डबल कर दूं तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल है ना। और अगर मैं डिस्टेंस को बेटा हाफ कर दूं तो बोलो कसक, फोर्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस को हाफ करूंगा तो फोर्स 4 टाइम्स, स्क्वायर टाइम्स है ना। हाफ है तो हाफ का स्क्वायर इज 4, और क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो उसका रेसिप्रोकल भी करेंगे, तो 4 का 1/4 का रेसिप्रोकल इज 4। ठीक है, गुड। एक सवाल करते हैं और क्लास ओवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करने के बाद, 2 चार्जेस हैं, एक है 2 मिली कूलम और दूसरा है 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, डिस्टेंस इज 10 मीटर। ओके, दिस इज Q1, दिस इज Q2। तो मान लेते हैं प्लस ही है, चलो दोनों प्लस ही है। तो फोर्स, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। दिस विल बी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस विल बी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, F की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करिए बेटा। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये 2 मिली कूलम है तो 2 इंटू 10⁻³ कूलम कह सकते हैं, बोलो। यस सर। और ये 10 माइक्रो कूलम है तो 10 इंटू 10⁻⁶ कूलम कह सकते हैं बेटा, यानी कि 10⁻⁵ कूलम हो सकता है, ये बोलो निमिषा। यस सर। यस सर। समझ रही हो ना निमिषा? यस सर। अच्छा, K की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 9 इंटू 10⁹ और Q1 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻⁶ 3, और Q2 है 10⁻⁵ अपॉन डिस्टेंस है 10 का स्क्वायर। ठीक, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ कह सकता हूं मैं। यस सर। गुड। क्या इसने इसको नहीं मारा, मारा। यस सर। क्या इसने इसको नहीं मारा, मार दिया। क्या इसने इसको नहीं मारा, मार दिया। क्या है 9/5 न्यूटन। यस सर। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूं, आप लोग करोगे, ट्राई करोगे? यस सर। ठीक है, गुड। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। 2 चार्ट, ध्यान रहे स्टैंडर्ड यूनिट का ही, स्टैंडर्ड यूनिट मेंटेन होना जरूरी है। डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, तो आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, द फर्स्ट चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम, द सेकंड वन इज 1 मिलीकूलम। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 सवाल सफिशिएंट है। ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, डिस्टेंस इज d। ठीक, you need to find the ratio between ratio of forces, force of electrostatic and force of gravitation। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो चार्ज भी है और मास भी है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल दोनों का रेशियो बताना है आपको इस केस में। और अगर ये आपने बता दिया, समझ लो कि कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म आपका पक्का हो गया। ठीक है,
कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। यहाँ तक कुछ भी, सब कुछ आ गया अच्छे से समझ? यस सर। ओके चलो वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म हमारा टॉपिक होगा, लेकिन उसके पहले हम वेक्टर पढ़ाएंगे आपको। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे और वेक्टर होपफुली फिनिश भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे।